वो आज ऑफिस से थका हारा घर वापस आया था। सर में दर्द हो रहा था। जैसे उसने लॉन्ज का दरवाज़ा खोला तो सामने ही अपनी माँ को बैठे देखा। मगर वो जिस बात पर चौंका था वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि उनके सामने खड़ी वो लड़की थी। उसकी माँ उस लड़की को कुछ समझा रही थी। मुझे इन नौकरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बस तुम ना इनके सर पर सवार रहना और हर बात का ख्याल रखना। ये नौकरानियाँ किसी भी चीज़ में हेरा फेरी ना करें। खुद खाने पीने का ख्याल रखना, खुद अपनी निगरानी में सफाई करवाना। मुझे तुम पर ज़्यादा भरोसा है। माँ की आवाज़ सुनते ही वो हैरानी से कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी माँ के करीब गया। जी ठीक है आंटी, मैं समझ गई, उसने हामी भरी। जैसे ही आशा जी की नज़र अपने बेटे पर गई वो मुस्कुराई थीं। ध्रुव बेटा तुम आ गए। और आशा जी की आवाज़ सुनते ही वो लड़की भी पीछे की ओर पलटी और हैरानी से देखने लगी, जहाँ वो 30 साल का ध्रुव सिंघानिया खामोश चेहरे के साथ उन दोनों को ही देख रहा था। खूबसूरती की मिसाल उसकी काली गहरी आंखें, जिसमें झलकती उसकी इंटेलिजेंस सामने वाले को उसका दीवाना बनने पर मजबूर कर दे। उसका खूबसूरत दूधिया सफ़ेद चेहरा, उसके नए नक्श बेहद खूबसूरत। और वो था ध्रुव सिंघानिया, सिंघानिया एम्पायर का इकलौता मालिक और सिंघानिया साहब की इकलौती औलाद। आशा जी तो अपने इस बेटे पर कुर्बान जाती थीं। उसने सवालिया निगाहों से माँ को देखा, फिर सामने खड़ी लड़की को। यहाँ क्या हो रहा है मॉम? बहुत ही सीरियसली पूछा गया। उसका सवाल समझते हुए आशा जी ने सफाई दी। असल में आज सुनील आया था, कह रहा था कि सानवी की सुरक्षा को लेकर उसे कुछ परेशानी है। उसे लगता है कि वहाँ सानवी सुरक्षित नहीं है। तुम तो जानते हो ना उनके हालात कैसे हैं। बस इसीलिए मैंने कह दिया फिक्र मत करो और सानवी को यहाँ मेरे पास छोड़ दो। इसीलिए आज से सानवी यहीं रहेगी। अच्छा है, इसकी निगरानी में सारे नौकर अच्छे से काम करेंगे तो मुझे भी सहूलियत रहेगी। वैसे भी तुम्हें तो पता है आजकल नौकर कितने कामचोर हो गए हैं। आशा जी ने बेहद संजीदगी से सफाई दी और ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने जल्दी से चेहरा उठाकर सानवी को देखा, जो जमीन की ओर देख रही थी। उसे हरगिज भी अपनी माँ का ये फैसला पसंद नहीं आया था। अगर आप इसे यहीं रखना चाहती हैं तो कोई और काम नहीं है क्या? नौकरों की हेड बना दिया आपने इसे। उसके शब्दों में कुछ गुस्सा और नागवारी थी कि अचानक ही आशा जी के साथ इस बार सानवी ने भी चेहरा उठाकर उसे देखा। वो दोनों ही समझ न सकीं कि आखिर ध्रुव को बुरा क्यों लगा। क्या हो गया? इस तरह बिजी रहेगी और देखने वाले क्या सोचेंगे? हमने इस तरह जवान जहां लड़की को अपने घर में क्यों रखा है? आखिर लोगों को भी सफाई देनी पड़ती है। अच्छा तुम जाओ सानवी और देखो जरा किचन में खाना बना या नहीं। सानवी ने हामी भरते ही जल्दी से किचन का रुख किया और ध्रुव की आंखों में गुस्से की लहर और भी तेज हुई। अच्छा ध्रुव बेटा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। आशा जी मुस्कुराकर बोली, उसकी ज़रूरत नहीं, मेरी भूख मर गई है। वो गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया और आशा जी को समझ न आया कि आखिर उनके बेटे के गुस्से की वजह क्या थी। वो भी सिर झटकते हुए उठी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। वो गुस्से से कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करता अंदर दाखिल हुआ था। उसके जिस्म और रूह में गुस्से का उबाल तेज होता जा रहा था। पूरी ताकत से उसने टाई की नोट खींची और उतार कर बेड पर फेंक दी। उसी ताकत से कोट भी उतार कर फेंक दिया। बार बार ही आंखों के सामने सानवी का चेहरा आ रहा था और उसी मासूम चेहरे के साथ कुछ नरम गरम दिल को गुदगुदाने वाले पल भी याद आए। दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन उन खूबसूरत पलों के साथ कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई थीं, जिन्हें वो चाहकर भी याद नहीं करना चाहता था। किसी के आंसू, किसी की सिसकियाँ इस पल से जुड़ी हुई थीं। उसे गिल्ट का एहसास हुआ तो उसने जल्दी ही सर झटक कर उन यादों से पीछा छुड़ाया। इतनी देर में अपने गुस्से से माथा मसलते हुए कमरे में चक्कर काटता रहा और जब और ज़्यादा बर्दाश्त ना हुआ तो कमरे से बाहर निकला। उसके भारी मजबूत मसल्स उसकी सफ़ेद शर्ट के साथ चिपके हुए थे। ब्लू जीन्स पहने वो किचन में दाखिल हुआ तो सानवी एक साइड खड़ी सलाद बना रही थी। उसे इस तरह काम करते देख ध्रुव सिंघानिया की रगों में खून का उबाल फिर से तेज हुआ। किचन में दूसरी तरफ कोई भी नौकरानी नहीं थी, शायद वो किसी काम से बाहर गई थी। वो गुस्से से तन फन करता उसके सिर पर पहुंचा। सानवी अपने ध्यान में काम कर रही थी कि अचानक ध्रुव की आवाज़ गूंजी, ये क्या कर रही हो तुम? वो इतनी जोर से दहाड़ा था कि सानवी के हाथ कांप गए। छुरी उसके हाथ को काटते काटते बची थी। उसने परेशानी और हैरानी से सर उठाकर ऊपर देखा तो ध्रुव उसे गुस्से से घूर रहा था। वो मैं तो काम कर रही थी, वो मुश्किल से अटकते हुए बोली। और ध्रुव का दिल चाहा इस लड़की के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दे।
तुम कोई नौकरानी हो जो ये काम कर रही हो? एक बार फिर वो गुस्से से दहाड़ा। उसकी ये बात सुनते ही न चाहते हुए भी सानवी के होंठों पर एक जहर भरी मुस्कान उभरी। उसने भीगी पलकें उठाकर ध्रुव को देखा। मैं यहाँ पर एक नौकरानी की हैसियत से ही आई हूँ सर, तो बेहतर है मुझे काम करने दें। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मगर उसका सर कहना जैसे ध्रुव के पूरे वजूद में अंगारे भर गया था। उसने आगे बढ़कर एक ही झटके में सानवी का बाजू दबोच लिया। सानवी के चेहरे पर तकलीफ के भाव उभर आए। दूसरे ही पल उसने दूसरे हाथ से उसके हाथ में पकड़ी हुई छुरी को वहीं शैल पर पटक दिया। एक कदम उसके करीब होते हुए सानवी की आंखों में आंखें डालकर सख्त शब्दों में गुर्राया, ना ही तुम नौकरानी हो, ना ही मैं तुम्हें आइंदा इस तरह कोई भी काम करता देखूं। अगर मैंने तुम्हें आज के बाद नौकरों की तरह काम करते देखा तो वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। गुस्से से उसके मुंह पर गुर्राते हुए वो एक झटके से उसका बाजू छोड़कर किचन से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद सानवी ने बेबसी से अपना बाजू मसला, फिर अफसोस भरी नज़र खाली किचन पर डालकर दोबारा छुरी उठाकर सलाद बनाने लगी। उसे जैसे ध्रुव की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा और ऊपर ध्रुव अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर काटता रहा। गुस्सा कम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्सा था कि हर पल बढ़ता ही जा रहा था। सुनील और ध्रुव दोनों यूनिवर्सिटी लाइफ में एक साथ पढ़ते थे और तब से बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सुनील भी एक वक्त में ध्रुव की तरह ही बहुत अमीर हुआ करता था, मगर 4 साल पहले एक हादसे में उसके माँ बाप का देहांत हो गया। उसके माँ बाप के देहांत के बाद सारा खानदान और सारे रिश्तेदार उन लोगों के खिलाफ हो गए। रिश्तेदारों ने सुनील के बाप की सारी दौलत हड़प ली। इस तरह उन लोगों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा। सुनील की एक ही बहन थी सानवी, जो उससे 6 साल छोटी थी। वो सानवी को अपने साथ लिए छोटे से मोहल्ले में एक किराए का घर लेकर वहीं रहने लगा। उसने जब अपने हालात का जिक्र ध्रुव से किया तो ध्रुव ने उसे अपनी कंपनी में जॉब की सलाह दे दी और अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। सुनील भी खुश था कि मुश्किल वक्त में दोस्त काम आ गया। इस तरह वो ध्रुव की कंपनी में उसके साथ काम करने लगा, मगर कुछ दिनों से वो सानवी की हिफाजत को लेकर बहुत परेशान था। मोहल्ले का एक गुंडा सानवी की खूबसूरती के पीछे दीवाना हुआ पड़ा था, क्योंकि उसकी गंदी नज़रें सानवी की खूबसूरती पर टिकी हुई थीं। सानवी के हुस्न ने उसे पागल कर दिया था, इसीलिए वो चाहता था कि सुनील सानवी की शादी उससे करवा दे और बदले में सुनील को कुछ दौलत देकर उसकी बहन को खरीद ले। लेकिन सुनील की गैरत अभी मरी नहीं थी। वो अपनी बहन की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। वो कभी भी अपनी बहन की शादी ऐसे गुंडे मवाली से नहीं करता जिसे औरत की इज्जत करनी ही नहीं आती हो। आशा जी सुनील को ध्रुव के दोस्त की हैसियत से जानती थी, इसीलिए उसने फैसला किया और सानवी को हमेशा के लिए सिंघानिया हाउस आशा जी के पास छोड़ दिया। वो जानता था इस घर की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई भी सानवी पर हमला करने, उसे अगवा करने या किसी भी तरह की तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ध्रुव सिंघानिया के घर रहने की बात सुनकर सानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ऐसी यादें उसके दिमाग में जिंदा हुईं जिसने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। वो सिंघानिया हाउस में रहने के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन भाई की बेबसी को देखकर खामोश हो गई और फिर खामोशी से अपने भाई की बात मानती हुई यहाँ आ गई। वो जानती थी उसका भाई परेशान है और वो अपने भाई को और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके माँ बाप की मौत के बाद उसके भाई ने ही उसकी हिफाजत की थी। 20 साल की सानवी खूबसूरती की मिसाल थी। कहीं से भी देखने पर वो 20 साल की लगती ही नहीं थी, बल्कि एक छुई मुई नाजुक सी गुड़िया 17-18 साल की खूबसूरत सी लड़की लगती थी। इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखकर पागल हो सकता था। अगले ही दिन सुबह सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुआ तो एक बार फिर उसके चेहरे के हाव भाव बिगड़े। वो नौकरों के सर पर खड़ी सफाई कराने में बुरी तरह उलझी हुई थी और दूसरी तरफ साथ साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता भी सेट करवा रही थी। न जाने क्यों, लेकिन ध्रुव को उसका इस तरह काम करना फिर से गुस्सा दिला रहा था। एक वक्त था जब वो खुद भी इसी तरह बहुत बड़े से महल में रहती थी। दर्जनों नौकर उसके आगे पीछे घूमते थे और तब सानवी एक गिलास पानी भी खुद उठकर नहीं पीती थी। लेकिन अब हालात की मार ऐसी पड़ी कि वो नाजुक सी लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए घूम रही थी। वहाँ पर शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारने वाली आज नौकरों की तरह काम कर रही थी, लेकिन चेहरे पर जरा भी गुस्सा या परेशानी नहीं थी। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़रों को आशा जी की आवाज़ ने तोड़ा। अरे ध्रुव बेटा, तुम आ गए,
चलो आओ नाश्ता कर लो। वो जो अपने कमरे से निकलती हुई लॉन्ज में दाखिल हुई तो ध्रुव भी चौंकते हुए आगे बढ़ा था। उसने एक नज़र नाश्ते के सामान पर डाली, फिर होंठ भींचते हुए अपने गुस्से को काबू किया। आप ही करें ये नाश्ता, गुस्से से कहता हुआ वो अपना कोट मुट्ठी में दबाता हुआ लॉन्ज से बाहर निकलता चला गया था। और आशा जी उसके कल रात से बदले इस व्यवहार की वजह समझ नहीं पा रही थी। न जाने उसे क्या हो गया था। सानवी ने चेहरा उठाकर नज़र लॉन्ज के दरवाजे पर डाली, जहां से वो अभी अभी बाहर गया था। मगर बाहर निकलने से पहले वो अपने वजूद पर सानवी की गहरी नज़रें महसूस कर गया था। सर झटकते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी को ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। अब ये लड़की मेरी सारी बर्दाश्त की हदें आजमा रही है। ये जानती नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत करते हुए गाड़ी की स्पीड भी तेज कर दी। गुस्सा था कि उसकी रगों से बाहर निकलने के लिए बेताब था। वो जानती भी थी उसका गुस्सा कैसा है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव अब उस लड़की को सबक सिखाने का इरादा रखता था, क्योंकि उसने उसे मना किया था ये सब काम करने के लिए। फिर भी वो मानी नहीं थी, तो अब ध्रुव को टेढ़ा रास्ता अपनाना ही पड़ता। वो अपने गुस्से को काबू करता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ। सुनील रूटीन के अनुसार ही उसके आने से पहले ऑफिस में मौजूद था और अपनी डेस्क पर बैठा अपना काम कर रहा था। एक बार के लिए तो ध्रुव को सुनील पर भी गुस्सा आया। सुनील को आशा जी से पहले एक बार ध्रुव से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हो सकता था ध्रुव इस बात का कोई और पक्का इंतजाम निकालता। वो उस आदमी का ही अच्छा इंतजाम करता जिसकी आजकल नीयत सानवी पर खराब हुई थी। मगर वो भी सुनील था, जानता था ध्रुव का गुस्सा किस कदर खतरनाक है। इसीलिए उसने ध्रुव के गुस्से को देखते हुए इस मामले को बहुत ही नाजुकता से संभालने की कोशिश की थी। मगर कौन जानता था कि मामला तो और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। पहले तो उसका दिल कर रहा था कि सुनील को अच्छी खासी सुनाए, लेकिन फिर बर्दाश्त करता हुआ अपने केबिन में दाखिल हो गया। सारा दिन ऑफिस में ही गुजर गया। दोपहर के बाद सुनील उसके केबिन में दाखिल हुआ। किसी डॉक्यूमेंट्स पर उसके साइन चाहिए थे। ध्रुव साइन कर रहा था और एक नज़र उसने सुनील को देखा। तुम कल मॉम से मिलने गए थे? आखिरकार उसने बात की शुरुआत कर दी। सुनील चौंक कर सिर हाँ में हिलाने लगा। हाँ, मुझे लगता है सानवी वहाँ पर सेफ है। वैसे तो मैं पहले ही तुम लोगों के एहसानों तले बहुत ज़्यादा दबा हुआ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो मेरी बहन है, उसकी सेफ्टी के लिए मुझे अगर भीख भी मांगनी पड़ती तो मैं मांग लेता। तुम जानते तो हो उस आदमी को। बस आजकल मैं सानवी के हवाले से बहुत परेशान रहने लगा हूँ। सुनील ने दोस्ताना शब्दों में सारी बात बताई। ध्रुव के अंदर गुस्से का उबाल उठा। तुम्हें मॉम से बात करने से पहले एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्या पता मैं इस प्रॉब्लम का अच्छा सलूशन निकालता, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे गैर समझ लिया। उसके शब्दों में ना चाहते हुए भी गुस्सा उतर आया था। सुनील के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्या हो गया है? अगर मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली, तुमसे बात करूं या तुम्हारी माँ से, एक ही बात है। वैसे भी वो वहाँ पर सेफ है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सुनील सानवी के हवाले से पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। ध्रुव के अंदर तक जैसे किसी ने गुस्सा भर दिया। वो सेफ है? तुम्हें लगता है वो सेफ है? मॉम ने उसे वहाँ नौकरानी बना दिया है। कम से कम मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों था। तो क्या हो गया? आंटी ने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। सुनील तो ये सब सुनकर भी बेहद संतुष्ट था, मगर ध्रुव को अब गुस्सा आने लगा था। तो क्या हो गया सुनील? वो तुम्हारी बहन है। एक वक्त में वो महलों की शहजादी हुआ करती थी, और अब तुम कह रहे हो कि अगर वो नौकरानी बनकर मेरे घर में रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम कैसे भाई हो? वो दांत पीसकर गुस्से से गुर्राया। इस बार सुनील ने उसके शब्दों में गुस्सा महसूस किया तो समझ न सका आखिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? वो मेरी बहन है तो मैं उसके बारे में परेशान होऊंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव उसकी वार्निंग बहुत अच्छे से समझ गया। वो कुछ कहना चाहता था, बहुत सारे बुरे शब्द जबान पर आए, मगर वो सुनील के दोस्त होने का मान रखते हुए खामोश हो गया। फिलहाल सुनील से लड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वैसे भी गुस्सा उसे खुद पर था। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे सानवी का अपने घर में नौकरानी की हैसियत से काम करना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसके दिलो दिमाग की सारी दुनिया एकदम से हिलकर रह गई थी। रात 11 बजे के बाद वो वापस आया। जैसे ही लॉन्ज में कदम रखा उसे किचन की लाइट जलती नजर आई। कुछ सोचते हुए वो किचन में दाखिल हुआ तो सानवी सेल्फ के सामने खड़ी बर्तन सेट कर रही थी। एक बार फिर ध्रुव के जिस्म का खून उबलने लगा।
कदमों की आहट महसूस करते हुए सानवी पीछे पलटी और ध्रुव को अपने सामने देख एक पल के लिए घबरा गई। फिर जल्दी से किचन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बीच में ही दीवार की तरह खड़ा हो गया। सानवी उसे इग्नोर करते हुए किचन की साइड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जब उसने आधे रास्ते में ही उसका बाजू दबोच लिया। उसने कुछ परेशानी और उलझन से ध्रुव को देखा। तुम्हें प्यार से मना किया था ना कि आइंदा मुझे तुम काम करती दिखाई न दो। वो बोला तो शब्दों में चट्टानों जैसी सख्ती थी। सानवी खामोशी से चेहरा झुका गई। इस वक्त वो किसी भी तरह की बहस करना नहीं चाहती थी। वैसे भी इस इंसान के साथ बहस करना अपने सर पर पत्थर मारने के बराबर था। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं सानवी, वो बहुत जोर से चिल्लाया था। उसकी दहाड़ खाली लॉन्ज में दूर तक सुनाई दी। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। ऐसा लगता था जैसे मुंह में दही जमाकर बैठी हो। उसकी दीदा दिलेरी और हाथ झटकने की कोशिश ध्रुव सिंघानिया के सर पर लगी और तलवों पर जाकर बुझी। तुम जानती नहीं हो मेरा गुस्सा कैसा है। लगता है तुम्हें एक बार फिर से डेमो दिखाना पड़ेगा। शायद तुम भूल गई हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर चुका हूँ। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उछली और सानवी को एक ही पल में अतीत के दर्दनाक यादों में धकेल दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरी और भयानक रात के साए थे। आंखों के सामने बरसती बारिश, कानों में बिजली की गूंज। अगले ही पल वो डर से कांपती हुई जल्दी से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर कमरे में भाग गई। उसके जाने के बाद ध्रुव ने पूरी ताकत से अपने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा और अंदर कमरे में दरवाजे के पास खड़ी सानवी लंबे लंबे सांस ले रही थी। आंखों के सामने एक पल के लिए वो खौफनाक रात आई थी। प्लीज ऐसा मत करें, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, कुछ तो शर्म करें। सानवी को कहीं दूर से अपनी ही सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वो सर से पैर तक कांप गई। वो क्यों भूल गई थी कि ध्रुव सिंघानिया का गुस्सा, नफरत और हट कितनी भयानक होती है। वो एक पल के लिए डर से कांपते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। वो एक काली भयानक रात थी जिसका डर आज तक उसके दिमाग से निकला नहीं था। उस रात के बाद उसने खुद को ध्रुव की नज़रों से गायब कर लिया। जब भी वो घर आता वो कमरे में जाकर छुप जाती। वो उसके सामने अब कोई भी काम नहीं करती थी, क्योंकि जान गई थी कि ध्रुव जो कहता है वो कर गुजरता है। और ध्रुव की जिद की भयानक यादें आज भी उसके दिमाग पर चमकती थीं। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में ध्रुव ने उसे दोबारा नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं जाकर छुप गई हो, मगर ध्रुव जानता था वो उसे छुपने के बहाने तलाश कर रही है। कम से कम अब वो उसे काम करते हुए तो नहीं देखता था, तो गुस्सा भी नहीं आता था। आज संडे था, वो ऑफिस नहीं गया था। देर से सोकर उठा। 11 बजे वो ट्राउजर और शर्ट पहने, बाल माथे पर बिखराए रफ से हुलिये में नीचे आया तो उम्मीद के उलट उसने सुनील को सिंघानिया हाउस में पाया। वो लॉन्ज में बैठा था। उसके सामने आशा जी बैठी थी और एक साइड पर सानवी भी खामोशी से बैठी थी। वो आशा जी से कोई ज़रूरी बात कर रहा था। ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर जाकर उनके पास बैठ गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। आशा जी की मुस्कुराती और खुशी से भरी आवाज़ जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी वो कुछ हैरान हुआ। आखिर उसकी माँ इतनी खुश किस बात पर हो रही थी। आंटी मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा हुआ कि सानवी को अब और ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी बस सादगी से कर दी जाए। और शब्द शादी पर ध्रुव को अपने दिमाग में धमाके होते महसूस हुए। कितने ही पल वो फटी फटी निगाहों से सानवी को देखता रहा, जो नजरें झुकाए बैठी थी, जैसे उनकी बातों का हिस्सा न हो। आखिरकार ध्रुव ने हिम्मत जमा करके सुनील की बातों को सहन किया। फिर उसके होंठ धीरे से हिले थे। ये किसकी शादी की बात हो रही है? वो बोला तो ऐसा लगा जैसे गले में कोई फंदा सा अटक गया है। सुनील ने मुस्कुराकर उसे देखा। यार बस ये समझो किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। मैं जो सानवी की सेफ्टी के लिए परेशान हो रहा था, अब और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम जानते तो हो वो चौहान इंडस्ट्री का मालिक विजय चौहान अपनी सानवी से शादी करना चाहता है। शब्द थे कि पिघलता हुआ शीशा जो ध्रुव के कानों में जाता हुआ महसूस हुआ। उसकी नज़र एक बार फिर सानवी पर गई। वो अभी भी चेहरा झुकाकर बैठी थी। क्या, कैसे, कब? वो एकदम सदमे की हालत में चिल्ला उठा। सुनील उसको एक्साइटेड होते देख हंस पड़ा, मगर वो कहाँ जानता था ध्रुव के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अरे यार, कुछ महीने पहले उसने मुझे और सानवी को एक साथ देखा था। बस 4 दिन पहले ही वो मुझसे मिला और उसका कहना है कि वो सानवी से शादी करना चाहता है। उसे सानवी पसंद आ गई है और फिर मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आती।
तो बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं सानवी की सादगी से शादी कर दूंगा। बस मैं आंटी को यही बताने के लिए आया था कि अगले हफ्ते ही इन दोनों की शादी है। वैसे मैंने सारी बात विजय को बता दी है और ये भी बता दिया है कि किस तरह हमारे मोहल्ले का वो बदमाश मेरी बहन सानवी को परेशान करता है। उसने कह दिया है कि वो सभी मामले अब खुद ही देख लेगा। मुझे किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं सोच रहा था आज संडे है, आज मैं फ्री हूँ तो क्यों ना सानवी को साथ ले जाऊँ। जो शॉपिंग करनी होगी उसे कर लेगी, आखिर मेरी बहन है, खाली हाथ तो विदा नहीं करूँगा उसे। तो बस आंटी से यही सलाह मशवरा करने आया था। सुनील ने मुस्कुराते हुए सारी बात बताई और ध्रुव का सांस सीने में अटक गया। सानवी ने इतने में एक बार भी चेहरा उठाकर ध्रुव को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी ध्रुव के अंदर भड़कते हुए शोले थे। वो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार था। चलो उठो सानवी, दोपहर हो चुकी है, चलते हैं, तो मैं कुछ शॉपिंग करवा देता हूँ। सुनील की मुस्कुराती आवाज़ आई तो सानवी हाँ में सर हिलाती हुई उठी। वो अभी तक वैसे ही हैरान था। बिना ध्रुव की तरफ देखे वो लॉन से बाहर निकल गई। कितने ही पल बाद ध्रुव होश में आया था जब आशा जी ने उसका कंधा हिलाया। क्या हो गया तुम्हें, कहाँ खो गए? चलो तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा दूँ। बताओ क्या खाओगे? आशा जी ने मुस्कुराकर पूछा, मगर ध्रुव के अंदर गहरा सन्नाटा था। ये लोग किस मॉल में गए हैं? वो गायब दिमागी से पूछ रहा था। आशा जी चौंक उठी। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा। बस ऐसे ही, मुझे सुनील से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो जल्दी से अपनी हालत संभाल गया था। आशा जी ने उसे मॉल का नाम बताया तो वो जल्दी से कमरे में भागा। 10 मिनट बाद ही अपना हुलिया ठीक करता वो जल्दी से पार्किंग एरिया की ओर भागा था और फिर सिंगानिया हाउस से बाहर गाड़ी निकाली और 10 मिनट में ही रफ ड्राइविंग करते हुए वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुका था। पूरे शॉपिंग मॉल में वो सुनील और सानवी को ढूंढता रहा जब दूसरे फ्लोर पर वो लोग नजर आए थे। सुनील उसे शादी के जोड़े दिखा रहा था। इतनी दूर से भी वो देख सकता था। सानवी अभी से शादी के जोड़ों को अपने हाथ में लिए शायद चेंज रूम में चेंज करने की नीयत से जा रही थी। ध्रुव के वजूद में जैसे किसी ने अंगारे फूंक दिए। लगता है इस लड़की को प्यार की जबान समझ नहीं आती। वो आज सानवी का दिमाग पूरी तरह ठिकाने लगाने की तैयारी में था। जाओ तुम इसे ट्राई करके आओ, देखते हैं कैसा लगता है। सुनील ने मुस्कुराते हुए गोल्डन कलर का लहंगा उसके हवाले किया तो सानवी ने हाँ में सर हिलाया और चेंजिंग रूम में चली गई। इससे पहले वो चेंजिंग रूम में दाखिल होती उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे गुस्से से घूर रहा हो। मगर फिर सर झटकते हुए वो चेंजिंग रूम में दाखिल हुई। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी, इससे पहले वो चीख मारती, अगले ही पल सामने वाले का हाथ उसके नाजुक होंठों पर आ चुका था। अब ध्रुव चेंजिंग रूम में उसे दरवाजे से पिन किए उसके इतना करीब खड़ा था कि सानवी की आंखें डर से फैल उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आ जाएगा। ध्रुव सिंघानिया उसे कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था और सानवी को उसकी आंखों से इतना डर महसूस हुआ कि उसके सारे जिस्म में डर के मारे कपकपी पैदा हो गई। उसने अपने दूसरे हाथ से ध्रुव का हाथ दूर करने की कोशिश की, मगर ध्रुव का हाथ उसके होंठों पर मजबूती से जमा हुआ था। ये क्या बकवास चल रही है? तुम शादी कर रही हो? वो धीमे शब्दों में बोला। वो उसकी पकड़ में बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई खुद को उससे आज़ाद करवाने लगी, जबकि ध्रुव का एक हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। वो उसकी कमर को बहुत सख्ती और मजबूती से दबोचे खड़ा था कि सानवी को अपनी कमर में दर्द होने लगा। खुद ही सुनील को इस शादी के लिए मना कर दो, वरना तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। सानवी के बालों को हाथों की मुट्ठी में दबोचते हुए वो उसके चेहरे पर दहाड़ा था। अगले ही पल सानवी के होंठ आज़ाद हुए तो वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर एक तकलीफ भरी नज़र उठाकर उसने ध्रुव को देखा और बोली, मैं क्यों मना करूँगी? आप लगते ही क्या है मेरे जो मैं आपकी कोई भी बात मानूँ? वो जख्मी निगाहों से ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर बोली। ध्रुव के होंठों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ, जैसे उसे सानवी के सवाल ने मजा दिया हो। वो सानवी को और भी करीब झुका था, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो उसके कान के पास झुकते हुए गरजा था कि एक बार फिर सानवी की आंखों के सामने वही डरावनी खौफनाक रात और उसके भयानक मंजर घूमने लगे। चलो फिर सुनील को बताते हैं तुम मेरी क्या लगती हो और मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। वो उसका बाजू दबोचते हुए इससे पहले चेंजिंग रूम से बाहर निकलता सानवी के सारे वजूद में डर की वजह से कपकपाहट सवार हो गई। उसके चेहरे पर डर के हाव भाव देखकर जैसे ध्रुव को मजा आया था। क्या हुआ, डर गई? अपने ही भाई को सच्चाई बताने में कैसी शर्म।
एक बार फिर ध्रुव ने उसके करीब होते उसकी कमर में हाथ डाला, उसे अपनी ओर इतना करीब किया कि ध्रुव के चौड़े सीने से जा टकराई और उसके स्पर्श से सानवी के सारे वजूद में करंट सा दौड़ गया। उसने ध्रुव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर रखने की कोशिश की, मगर नाकाम हुई। तुम भूल रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ ध्रुव सिंघानिया की हो। मुझे खुद के साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम जानती नहीं हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वो इस बार उसके कान में झुकता हुआ इतनी शिद्दत से बोला कि वो डरती हुई अपनी आंखें बंद कर गई। अगले ही पल उसे अपने कान पर दांतों का दबाव महसूस हुआ। एक हल्की सी चीख थी जो सानवी के होंठों से निकली थी। अभी तुम बाहर जाओगी और इसी वक्त शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर सुनील को शादी के लिए मना करोगी, क्योंकि तुम ये शादी कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और सारी सच्चाई खुद ही सुनील को बताऊंगा। फिर तुम अपने भाई को खुद ही सफाइयाँ देती रहना। वो उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उसके कान में सख्ती से कह रहा था कि सानवी डर से कांपते हुए सर नामे हिलाने लगी। नहीं, भगवान के लिए प्लीज़। वो एकदम से डर गई। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। ध्रुव ने जब देखा कि सानवी किसी भी सूरत सुनील को सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं, तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़कर चेंजिंग रूम से बाहर निकला। वो उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाने के चक्कर में थी। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो दर्द से तड़पती हुई खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों जैसे ही बाहर निकले सुनील कहीं भी नजर न आया। प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा मत करो। वो तड़प गई। कुछ ही दूरी पर सुनील किसी से बातें करते हुए दिखाई दिया। जैसे ही उन दोनों की नज़र सुनील के साथ खड़े इंसान पर गई तो ध्रुव के पूरे शरीर में अंगारे फूटने लगे। वो विजय चौहान था। वो यहाँ भी पहुँच गया। ध्रुव धीरे से बड़बड़ाया, चलो उसके सामने ही सारी बात क्लियर हो जाए। वो सानवी का हाथ और भी मजबूती से पकड़ते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, जबकि सानवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने भाई के सामने शर्म से झुकना नहीं चाहती थी। प्लीज़ भगवान के लिए रुक जाइए, ये सब मत करें। वो उसकी विनती कर रही थी, मगर ध्रुव पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। वो उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हुआ। वो दोनों जो कोई बात कर रहे थे उनकी नज़र एक साथ ध्रुव और सानवी की तरफ उठी। सुनील की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई। उसने कनखियों से सानवी का हाथ ध्रुव के हाथ में देखा और फिर सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगा। अरे ध्रुव, तुम कब आए? लेकिन जल्दी ही सुनील अपने शब्दों पर काबू पाता। इससे पहले विजय कुछ कहने के लिए होंठ खोलता, ध्रुव की आवाज़ गूंजी, सानवी की शादी नहीं हो रही और तुम आज के बाद कभी भी सानवी को किसी के सामने शोपीस की तरह पेश नहीं करोगे। पहली बात सुनील को देखते हुए सख्त शब्दों में कही, और तुम। अब इसका इशारा विजय की तरफ था। दूसरी बात उसने विजय को देखते हुए कही थी, आज के बाद अगर तुमने सानवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सानवी को एक बार फिर बाजू से दबोचते हुए वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गया। सुनील जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। विजय ने गुस्से से सुनील को देखा। ये क्या बदतमीजी करके गया है? ये आखिर है कौन? और तुम सानवी के भाई हो या फिर वो? विजय के अंदर जैसे खून का उबाल तेज हुआ। वो भी गुस्से से पांव पटकता वहाँ से निकल गया। सुनील को ध्रुव की हरकत ने बहुत गुस्सा दिलाया। वो उन दोनों के पीछे ही शॉपिंग मॉल से बाहर निकला। वो पार्किंग एरिया में खड़े थे। ध्रुव अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए था। एक झटके से उसे गाड़ी में बिठाता हुआ घर की ओर रवाना हो गया। आशा जी लॉन्ज में बैठी थी। उन्होंने हैरानी से ध्रुव के हाथों में सानवी का हाथ देखा। वो साफ देख सकती थीं कि ध्रुव ने उसे जबरदस्ती अपने साथ अंदर खींच कर लाया है। ये क्या हो रहा है ध्रुव? उन्होंने कुछ गुस्से से पूछा तो ध्रुव ने सानवी को सोफे की तरफ धक्का दिया था। वो सीधी सोफे पर जाकर गिरी। ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा था। इस बार आशा जी भी कुछ हैरान हुई। ये क्या बदतमीजी है ध्रुव, कुछ तो शर्म करो। वो जल्दी से सानवी की तरफ बढ़ी, उसे सोफे से उठाया और सीधा करके खड़ा किया। सानवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आशा जी ने अपना सवाल दोहराया, मगर ध्रुव अब तक सानवी को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। मॉम, मैंने आपको आज तक एक सच्चाई नहीं बताई। वो चेहरे पर सख्ती लाते हुए बोला और सानवी का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आशा जी हैरान हुई। कैसी सच्चाई? उन्होंने धड़कते दिल के साथ पूछा। सानवी मेरी बीवी है और पिछले 2 साल से हमारा ये रिश्ता है। शब्द थे कि पिघला हुआ शीशा जो आशा जी को अपने वजूद में उतरता महसूस हुआ। इससे ज़्यादा हैरान तो दरवाजे में खड़ा सुनील था, वो जो लॉन्ज से अंदर दाखिल होने वाला था। ध्रुव के शब्दों ने उसे पत्थर कर दिया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया था। आशा जी के सर पर धड़ाधड़ आसमान फटा था।
तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो? आशा जी गुस्से से चिल्लाई थी। उन्हें ध्रुव की दिमागी हालत पर शक हुआ था। यही सच है मॉम, मैं 2 साल पहले सानवी से शादी कर चुका हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को यकीन नहीं आता तो मैं अपनी शादी के सबूत भी लाकर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अगले ही पल वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आशा जी का हाथ उठा और ध्रुव के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। सानवी भी एक साइड पर सर झुकाए खड़ी थी और लगातार रो रही थी। तुम्हारे लिए शादी क्या कोई हंसी मजाक है? तुमने क्या किसी लड़की की इज्जत को बस एक मजाक समझ रखा है? उन्हें आज जिंदगी में पहली बार अपने बेटे की हरकत पर गुस्सा आया था। सुनील भी अब अंदर आ गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सानवी के किरदार पर इस तरह की घटिया बकवास करने की? सुनील को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा मॉम, ये मेरी बीबी है और यही सच है। वो इस बार पूरी ताकत से चिल्लाया था और फिर अगले ही पल सुनील ने आगे बढ़ते हुए एक मुक्का ध्रुव के चेहरे पर दे मारा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी बकवास को। एक तो पहले ही मेरी बहन का हाथ भरे बाजार में पकड़ कर यहाँ तक ले आए और अब ये बकवास कर रहे हो। सुनील का गुस्सा था जो आज काबू में नहीं आ रहा था। यही सच है, वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मेरी बीवी भी है। और मैं कैसे बर्दाश्त करता? तुम मेरी बीवी की शादी किसी और मर्द से करवा रहे हो, जबकि वो पहले से ही मेरे साथ रिश्ते में है। ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए सानवी का हाथ पकड़ लिया, मगर आशा जी और सुनील को अभी तक यकीन नहीं था। सुनील उसे छोड़ता सानवी की तरफ बढ़ा था। सानवी ये क्या कह रहा है? सुनील ने बर्दाश्त करते हुए सानवी से पूछा तो वो चेहरा झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी और फिर ना में सर हिला रही थी। सानवी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जब कुछ पल के लिए वो कुछ भी नहीं बोली तो सुनील गुस्से से दहाड़ा था। सानवी के वजूद में डर की लहर दौड़ गई। क्या वाकई तुम इसकी पत्नी हो? सुनील ने एक बार फिर बर्दाश्त करते हुए पूछा, जबकि सानवी ने बहुत मुश्किल से चेहरा ऊपर उठाया। सुनील को देखा जिसकी आंखों में टूटे हुए मान की किरचियां थीं। क्या ये सच है? एक बार फिर सुनील शब्दों पर जोर देते हुए बोला कि सानवी ने आंसू साफ करते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर अगले ही पल सुनील का पूरा वजूद जैसे कांप गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी बहन ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी, उसे इतना बड़ा धोखा दिया। बहनें तो भाइयों का गुरूर होती हैं और तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया। वो बोला तो शब्द टूटे टूटे लग रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक बार मुझे सफाई का मौका तो दो। वो आगे बढ़ी थी कि सुनील के करीब होने की कोशिश की, मगर इससे पहले ही सुनील ने 4 कदम पीछे खींच लिए। बस आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मर गई तुम मेरे लिए और आज अभी तुमसे हर रिश्ता ख़त्म करता हूँ। शादी तो कर चुकी हो ना तुम इससे, तो रहो इसी के साथ। सुनील गुस्से से कहता हुआ बाहर निकलता चला गया। सानवी को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। भाई प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वो सुनील के पीछे भागती, इससे पहले ही उसका हाथ ध्रुव के हाथ में था। उस पर ध्रुव की पकड़ मजबूत थी। उसने अपनी कलाई ध्रुव के हाथों से आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर ध्रुव की पकड़ उसकी बाजू पर बहुत सख्त थी। तुम कहीं नहीं जा रही। वो गुस्से से दहाड़ा और आशा जी वहीं सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गईं। उन्हें ध्रुव की हरकत ने सन्न कर दिया था। कितनी ही देर वो कुछ बोल नहीं सकी और सानवी उसे अपना बाजू आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश करती रही और फिर सोफे पर गिरने जैसी हालत में बैठ गई। आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ इसी घर में, मेरी बीवी की हैसियत से। ध्रुव सख्ती से कहता उसका बाजू छोड़ता कमरे की तरफ चल पड़ा। अब सानवी उसकी आंखों के सामने थी। उसे सुकून मिल रहा था, जबकि सानवी वहीं दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। उसके रोने की आवाज़ आशा जी के कानों में जा रही थी। वो उठी और सानवी के पास जाकर बैठी। कैसे हुआ था ये सब? उन्होंने नरम शब्दों में पूछा। उन्हें सानवी की हालत देखकर ये तो अंदाजा हो गया था कि जो कुछ हुआ था वो नॉर्मल तरीके से या दोनों की रजामंदी से नहीं हुआ था। सानवी उन्हें बचपन से ही बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यारी थी। और फिर सानवी ने रोते हुए उनकी आंखों में झांका। फिर उन्हें 2 साल पहले की वो सारी बातें बताने लगी। ये 2 साल पहले का कोई दिन था। उस दिन सुनील को एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, मगर जाने से पहले वो ध्रुव को बताकर गया था। शाम के वक्त जाकर सुनील का ध्रुव को फ़ोन आया था। यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। सुनील की परेशान सी आवाज़ ध्रुव के कानों में पड़ी थी। वो जो ऑफिस से ही निकल रहा था कुछ हैरान हुआ। सब खैरियत तो है ना? ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा। आज सानवी की यूनिवर्सिटी में कोई लेट नाइट फंक्शन था, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे आज उसे यूनिवर्सिटी से रात को पिक करना था।
लेकिन मीटिंग अटेंड करते हुए बहुत देर हो जाएगी, तो एक काम करना, आज तुम उसे यूनिवर्सिटी से पिक कर लेना। हो सके तो उसे अपने साथ सिंघानिया हाउस ले जाना। मैं सुबह आकर उसे ले जाऊंगा। प्लीज़ यार, मैं तुम्हारे अलावा इस मामले में किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। सुनील के शब्द विनती भरे थे। ध्रुव के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट उतर आई। फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत मतलब मेरी भी इज्जत। मैं उसे बहुत ही सेफ्टी से ले जाऊंगा। सुनील को तसल्ली देते ध्रुव ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। अब उसका रुख सानवी की यूनिवर्सिटी की ओर था। वो जब तक वहां पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। वो गाड़ी वहीं पार्किंग में पार्क करता कदम कदम चलता ग्राउंड की तरफ आया था। शायद कोई पार्टी चल रही थी। वो हर तरफ सानवी को ढूंढने लगा। फिर उसे सानवी नजर आई। सामने ही वो ब्लैक फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़े हुए थी। ब्लैक दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था। हल्का फुल्का मेकअप कर रखा था। वो किसी लड़के के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी। शायद वो लड़का उसकी क्लास का कोई लड़का था। उसे देखते ही ध्रुव के चेहरे पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट आई थी। वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अभी उसने 2 ही कदम लिए थे जब उसने देखा वो लड़का सानवी का हाथ पकड़े उसके बालों में कोई क्लिप लगा रहा था। यह सीन देखते ही ध्रुव की मुस्कुराहट गायब हुई थी। सानवी उस लड़के के साथ अब और भी मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मगर जिस चीज़ ने ध्रुव को गुस्सा दिलाया था वो ये था कि सानवी का हाथ किसी मर्द के हाथ में था। कैसे किसी ने सानवी का हाथ पकड़ लिया, ये बात ही ध्रुव के गुस्से को हवा दे गई। वो तन फन करता उन दोनों के सर पर पहुंचा। सानवी, उसकी आवाज़ जैसे ही सानवी के कानों में पड़ी वो पीछे पलटी थी। लेकिन लड़के ने अभी तक उसका हाथ पकड़ रखा था और ध्रुव ने उस लड़के को भस्म कर देने वाली निगाहों से घूरा। सानवी का हाथ पूरे हक के साथ पकड़ते हुए उसने उस लड़के के हाथों से आज़ाद करवा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ पकड़ने की? वो इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि आसपास कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखने लगे थे और सानवी एकदम से परेशान हो गई। क्या हो गया है? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, वो लड़का मुस्कुराता हुआ बोला था। दोस्त हो तो क्या कुछ भी करोगे? अगले ही पल ध्रुव ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। लड़के का हाथ फौरन अपने गाल पर गया था। वो डर गया था। अपनी चीख को हाथ रखकर रोकने की कोशिश करने लगा। क्या कर रहे हैं? प्लीज़ इस तरह तमाशा मत करें। सानवी जल्दी से ध्रुव के करीब होती उसे इस सारे तमाशे से रोकने लगी। मैं तमाशा ना करूं? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? ये लगता क्या है तुम्हारा? ध्रुव के वजूद में गुस्से के मारे चिंगारियां उठने लगीं। वो सालों से जब पहली बार ही उसने सानवी को देखा था तब से ही उसे पसंद करता था, मगर इस बात को स्वीकार करने से डरता था। और आज ऐसे ही पब्लिकली किसी दूसरे इंसान ने जिस तरह सानवी का हाथ पकड़ रखा था, ये बात उसे अंदर तक जला रही थी। तुम चलो मेरे साथ। इससे पहले वो लड़का कुछ कहता ध्रुव सानवी का हाथ थामे उसे पार्किंग की तरफ बढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है? आपको शर्म नहीं आती? मेरे दोस्तों में मेरा मजाक बनवाते हुए सानवी को भी गुस्सा आया था। वो दोनों गाड़ी तक पहुंचे थे जब एक ही झटके से उसने सानवी को गाड़ी के साथ पिन कर दिया। दोस्त, तुम्हें अब अपने दोस्तों की फिक्र पड़ गई? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ छूने की? वो एक बार फिर दहाड़ा और सानवी ने गुस्से से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया। अगर कोई दूसरा मर्द मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता तो फिर आपको किसने ये हिम्मत दी? आप भी मुझ पर कोई हक नहीं रखते। किस हैसियत से मेरा हाथ पकड़ा? वो भी गुस्से से बोली और उसकी बात पर ध्रुव का दिमाग घूम गया। तो तुम्हें ये जानना है कि मैं तुम पर क्या हक रखता हूँ? अभी तुम्हें बताता हूँ। सख्ती से कहते हुए उसने सानवी को गाड़ी में धक्का देने के अंदाज में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी यूनिवर्सिटी की हदों से निकल गई। सानवी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ध्रुव उस पर किस हैसियत से इतना हक जता रहा था। आधे घंटे बाद ही गाड़ी फार्म हाउस में रुकी। वो उसे फार्म हाउस क्यों लाया था ये सोच कर ही सानवी जी जान से कांप उठी। उतरो नीचे, उसने सख्ती से हुक्म दिया। सानवी की नज़र जैसे ही फार्म हाउस की इमारत पर गई वो परेशान हो गई। मैं नहीं उतरूंगी। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? वो घबराई हुई सी बोली। तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं आज के बाद तुम पर क्या हक रखने वाला हूँ। जब वो नहीं उतरी तो सख्ती से गुर्राते हुए ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला। दूसरी तरफ साइड में आकर सानवी का बाजू दबोचा और उसके पूरे बदन में डर की लहर दौड़ गई। अजीब अजीब तरह के ख्याल पनपने लगे। कुछ तो शर्म करें, मैं आपके दोस्त की बहन हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दें। वो तड़पती हुई अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा था। आसमान पर अचानक ही बारिश बेतहाशा बरसने लगी थी। आज तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद अगर तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने हाथ भी लगाया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। वो अभी भी गुस्से से बोलता हुआ लॉन्ज में दाखिल हुआ।
वो लगातार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं कह रही हूँ छोड़िए मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ, तुम्हारी बहनों जैसी। वो एक बार फिर गुस्से से बोली थी तो ध्रुव को उसकी बात बेहद बुरी लगी। उसे सोफे पर बिठाते हुए वो उसके सामने बैठ गया। दोस्त की बहन हो इसीलिए तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना तुम जानती नहीं हो ध्रुव सिंघानिया का गुस्सा क्या है। वो सख्ती से गरजा, खबरदार अगर यहाँ से हिली। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी थी। कानों में बिजली गरजने के साथ बारिश की आवाज़ें भी गूंज रही थीं और वो डर से सिमटी वहीं बैठी हुई थी। वो नहीं जानती थी उसे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन उसे डर लग रहा था। इतना तो वो जानती थी कि सुनील भाई का ये दोस्त पूरी तरह से पागल हो चुका है। 10 से 15 मिनट गुजरे थे जब ध्रुव के साथ पंडित जी और 3-4 लोग दाखिल हुए। वो कुछ पीछे ही रुक गए। ध्रुव उसके पास आया और उसके सामने आकर बैठ गया। चलो उठो, अभी हमारी शादी होगी। ये शब्द पिघले हुए शीशे जैसे सानवी को अपने कानों में महसूस हुए। आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, वो भी अपने भाई की गैर मौजूदगी में तो हरगिज भी नहीं। मैं अपने भाई को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। वो अपनी सारी ताकत लगाकर चिल्लाई थी। ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं बिना शादी के ही तुम्हारे साथ आज की रात रंगीन करूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। वो बेहद सुकून से बोला और वहीं टेक लगाकर बैठ गया। सानवी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? उसे यकीन नहीं आ रहा था। तुमने ही कहा था मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता, तो अब तुम्हारे सारे हक मुझे अपने नाम लिखवाने हैं इसी वक्त। शादी करो वरना तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, वो धमकी देता हुआ बोला था। लेकिन मैं अपने भाई को धोखा नहीं दूंगी, वो तड़पते हुए रोई। ठीक है, तो फिर मैं पंडित जी को वापस भेज देता हूँ। अगर शादी नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो उसके करीब होता अपनी लाल होती आंखें उसकी आंखों में डालकर बोला। सानवी सर से लेकर पैर तक कांप गई। अंधेरी रात, खाली फार्म हाउस, सुनसान इलाका, ऊपर से बारिश भी बहुत तेज। वो कैसे किसी गैर मर्द के साथ सेफ रह सकती थी, जबकि वो खुद ही अपने मुंह से उसे डरा रहा था। सिर्फ 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, शादी के लिए तैयार हो जाओ वरना आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे भयानक रात बना दूंगा। वो सख्ती से बोल रहा था और सानवी के पास सोचने समझने के लिए वक्त कहाँ था। वो हार गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। वो जानती थी जिस दिन सुनील को ये बात पता चली सुनील उससे नाराज होगा। वो अपने भाई का मान तोड़ना नहीं चाहती थी, मगर उसके पास दूसरा चारा नहीं था। उसने कांपते हुए अपना सर झुका लिया। पंडित जी के चेहरे से साफ लग रहा था कि उन्हें जबरदस्ती डरा धमकाकर यहाँ पर लाया गया था। शादी हो चुकी थी और वो सारे लोग चले गए। उसके बाद वो बिल्कुल उसके पास आकर बैठा। अब आज से मैं तुम पर हक रखता हूँ, तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम्हारा हाथ पकड़ने का। वो एक जुनूनियत में कहता उसका हाथ थाम गया था। अब मैं देखता हूँ मेरे अलावा तुम्हें कोई गैर मर्द कैसे हाथ लगाता है। चलो आगे की रस्म भी पूरी कर लेते हैं। आगे आगे कौन सी रस्म होती है? सानवी डर से कांप उठी। इतनी भोली मत बनो माय डियर वाइफ। शादी के बाद सुहागरात की रस्म होती है जो हर दूल्हा दुल्हन का अरमान होती है। नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उसकी आंखों में खुमारी के रंग उभरने लगे थे, कुछ अनकहे जज्बात जो सानवी को डराने के लिए काफ़ी थे। प्लीज़ ये सब मत करो, तुमने शादी कर ली बहुत है, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मेरी जान, मैं कब कह रहा हूँ कि तुमसे होगा? जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा, तुम बस मुझे महसूस करना। वो उसके करीब होता हुआ उसके नरम होठों को हल्के से अपनी उंगलियों से छू गया था और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ गया। सानवी उसकी बाहों में मचलती रही, लेकिन अब ध्रुव उससे दूर कहाँ रह सकता था, जबकि वो अब उसकी बीवी बन चुकी थी। पैर की ठोकर से गेट बंद करता हुआ वो सानवी को लेकर बेड पर आया था और उसे बेड पर लिटा दिया। सानवी एक झटके से उठकर बैठी थी। करीब मत आना मेरे, वरना बहुत बुरा होगा, वो उसे वार्निंग दे रही थी। लेकिन वो अपनी शर्ट हटाता उसके बेहद करीब आ चुका था। उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसके नरम होठों पर झुक गया। कतरा कतरा उसके लबों का जाम पीने लगा। अब इन नरम लबों पर मेरा हक है, मैं जैसे चाहूँ इन्हें छू सकता हूँ। उसके बाद वो उसकी गर्दन पर निशान छोड़ने लगा। गहरी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ वो भारी जज्बात से चोर शब्दों में कह रहा था, इस गर्दन पर मेरा हक है। अगले ही पल उसने झटके से सानवी को हर पर्दे से आज़ाद कर दिया। सानवी हक्का बक्का सी सामने मौजूद उस मर्द को देखने लगी और अपने दोनों हाथ अपने आगे करके खुद को उसकी नज़रों से बचाने लगी।
जबकि वो शरारत से हंसते हुए उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे तकिए पर रख गया और उसकी धड़कनों पर झुक गया। एक हाथ पीछे ले जाते हुए उसने उसके हुक भी खोल दिए और आखिरी कपड़े को भी उसकी धड़कनों से हटाते हुए बुरी तरह खुद को उसकी नरम धड़कनों से सुकून पहुंचाने लगा। इन नरम मुलायम धड़कनों पर भी सिर्फ मेरा हक है। वो सानवी के होठों से एक सिसकी निकली थी। कुछ आंसू थे जो उसकी पलकों से टूटे थे। उसने विरोध करना छोड़ दिया, खुद को उस बेदर्द के हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानती थी उसके विरोध का कोई फ़ायदा नहीं था। वो धड़कनों से होता हुआ नीचे पेट की ओर आया था। नरम मुलायम मक्खन जैसे पेट पर अपने गीले होंठ रखे थे। तुम्हारे वजूद के हर हिस्से पर मेरा हक है सानवी, वो जुनून से कहता हुआ थोड़ा और नीचे आया और बुरी तरह मदहोश होते उसके नाजुक वजूद को अपने होठों से महसूस करने लगा कि उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न सानवी के आंसू, न उसकी सिसकियाँ। वो अपनी आज की रात को खूबसूरत बना लेना चाहता था। कुछ ही देर में कमरा गहरी सांसों और मदहोश सिसकियों से गूंजने लगा। वो पूरी तरह उसके वजूद में डूब गया और जब सुकून पाया तो उसने प्यार भरी नज़रों से सानवी को देखा था। आई लव यू जान, वो उसके नरम होठों को छूते हुए बोला, लेकिन सानवी ने उसे जोरदार धक्का दिया था। कपड़े लेकर बाथरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर आई तो आंखें लाल थीं। इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाया तुम्हारे साथ। उसे बुरा लगा था। नफरत करती हूँ तुमसे और मरते दम तक करती रहूंगी। उसके शब्दों में नफरत देखकर ध्रुव का दिमाग और भी खिसक गया था। तो शौक से नफरत करो और इस नफरत की आग में खुद ही जलती रहो। ये आपने अच्छा नहीं किया। सुनील भाई को अब आप खुद ही सफाई देंगे, वो गुस्से से बोली। तो ध्रुव हंसकर बोला, किस चीज़ की सफाई? मैं तो कुछ नहीं जानता। नफरत करती हूँ ना मुझसे, तो मैं भी क्यों तुम्हें अब अपनी बीवी मानूं? और तुम साबित कैसे करोगी कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी ये बात सानवी के वजूद को गहरे कुएं में धकेल चुकी थी। उसने बेबस नज़रों से पलटकर ध्रुव को देखा। क्या मतलब? क्या आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप मुझसे शादी कर चुके हैं? वो अब इस बात से पूछ रही थी। हरगिज नहीं। तुमने ध्रुव सिंघानिया को चैलेंज किया था ना कि मैं तुम पर कोई हक नहीं रखता, तो अब मैं तुम पर सारे हक रखता हूँ, मगर तुम चाह कर भी किसी को बता नहीं पाओगी। ये तुम्हारी नफरत का जवाब मेरी तरफ से है। जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ। चलो अब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो उसके वजूद के परखच्चे उड़ा चुका था। उसका हाथ दबोचते चल पड़ा और सानवी को ऐसा लगा कि उसे ऊंचाई से ज़मीन पर फेंक दिया गया हो। पहले उसने ज़बरदस्ती शादी की और अब इस शादी को मानने से मुकर गया था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसने सानवी की सारी जिंदगी पर कंट्रोल पा लिया था। उसके अंदर अब कभी भी सुनील को बताने की हिम्मत न हो सकी कि ध्रुव ने उसके साथ क्या किया है। मगर ध्रुव, जिसे सिर्फ गुस्से और जिद में कहा था कि वो कभी भी किसी को नहीं बताएगा कि वो उसकी बीवी है, मगर अब उसे अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करते देख उसे गुस्सा आया था। वो घर की इकलौती बहू, इकलौते मालिक की बीवी थी, तो फिर उसे कैसे गुस्सा न आता कि वो नौकरों की तरह काम कर रही थी, जो ध्रुव की गैरत को गवारा नहीं था। वो जो भी थी, जैसी भी थी, उसकी बीवी थी। वो भी ऐसी बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था। मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून की हद तक पागल था। बहते आंसुओं के बीच उसने आशा जी को सारी बात बताई थी। आशा जी ने दुख से उसे देखा। परेशान मत हो, मैं ध्रुव की अच्छे से क्लास लूँगी। उन्होंने सानवी को समझाना चाहा, मगर सानवी की तसल्ली न हो सकी। जानती थी उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसकी खातिर वो दिन रात काम करता, लेकिन ध्रुव की गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वो अपने भाई का मान तोड़ चुकी थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए उठी और पिछले 2 हफ्ते से जिस कमरे में रह रही थी उसमें दाखिल हो गई। वो बेड पर बैठी थी और अब दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रो रही थी। दोपहर से रात हो गई। रात 10 बजे का वक्त था जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो उसी पोजीशन में बेड पर बैठी हुई थी। ध्रुव का गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। उसने कुछ परेशानी से सानवी को देखा। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अभी 2 घंटे पहले ही उसे आशा जी ने अच्छी खासी झाड़ पिलाई थी। अगर तुम्हें वो पसंद थी और उससे शादी करना चाहते थे तो ढंग से करते, इंसानों की तरह करते। उसके कानों में आशा जी की आवाज़ गूंज रही थी। तो मैं क्या करता? उस वक्त मुझे गुस्सा ही इतना आया था। और हाँ, मैं करता हूँ उसे मोहब्बत। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसे किसी गैर मर्द की तरफदारी करते देख। और फिर मुझे कह रही थी कि मैं उस पर कोई हक नहीं रखता, तो फिर उसे बताना ज़रूरी था ना कि मैं उस पर कितना हक रखता हूँ। वो पागलपन के अंदाज में कहता अपनी माँ को लाजवाब कर चुका था। अब वो धीरे धीरे बेड तक आया और उसके पास बैठ गया। सानवी,
इस बार कुछ मोहब्बत से पुकारा। सानवी की निगाहों का साज टूटा। उसने चेहरा मोड़कर ध्रुव को देखा। हो गया सुकून, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। अब तो आपको चैन आ गया होगा। मुझे मेरे ही भाई की निगाहों में गिराकर। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, जो आपने मुझसे इस तरह बदला लिया। वो बोली तो शब्द बहुत टूटे हुए थे। ध्रुव को अफसोस हुआ, क्योंकि वाकई वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर चुका था। तो क्या करता मैं? वो तो तुम्हारी शादी करवाने के बारे में सोच रहा था, और तुम एक बार भी उसे नहीं बता सकी कि तुम मेरी पत्नी हो। इस बार ध्रुव कुछ नाराजगी से बोला। सानवी के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी। किस शादी की बात कर रहे हैं आप? वो शादी जिसे करने के 2 मिनट बाद ही आप उसे भूल गए थे, और आपने ये कह दिया था कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। किस हैसियत से मुझ पर हक जताते हैं? जानते भी हैं शादी के बाद एक पति का क्या फर्ज होता है? वो चिल्लाई थी। उसकी सहन शक्ति अब टूट चुकी थी। ध्रुव उसकी बात सुनकर खुद को कंट्रोल करने लगा। इस बार वो सानवी को प्यार से हैंडल करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा शादी करने का तरीका गलत था, लेकिन क्या करता, तुमने ही मुझे गुस्सा दिला दिया था। बस मुझे गुस्सा आ गया, और मैं तुम्हें पसंद करता था। शायद पसंद तो बहुत छोटा शब्द है। मैं तो सालों से तुम्हारे लिए पागल हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था सुनील के साथ, उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह खुद ब खुद बन गई थी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपने दिल से बाहर निकाल दूं, लेकिन तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया। तो क्या करता? मैं कैसे तुम्हें किसी दूसरे मर्द के करीब बर्दाश्त कर लेता? बस इसीलिए शादी कर ली। वो बोला तो शब्द टूट रहे थे। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। जो मर्द इज्जत बनाता है वो मर्द इज्जत करना जानता है। वो दुख से बोली थी। जानता हूँ सारी गलती मेरी है, लेकिन मुझे एक तो मौका दो। मैं सुनील को सारी सच्चाई बताऊंगा, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार ध्रुव उसका हाथ पकड़कर मजबूती से बोला। सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। काश ये बात आपने भाई के सामने कही होती कि मैं आपकी इज्जत हूँ, लेकिन नहीं, आपने तो मुझे बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वो उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए शिकवा कर गई। उसका यूँ नाराज होकर शिकवा करना ध्रुव को अच्छा लगा। वो उसे करीब करके अपने सीने से लगा गया। उसके स्पर्श पर सानवी सन रह गई। मैंने कहा ना, मैं अभी इसी वक्त जाऊंगा, सुनील को सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। वो तुम्हें माफ़ कर देगा, खुद यहाँ आएगा, तुमसे बात करेगा। बहुत प्यार करता हूँ यार तुमसे। बस तुम समझ ही नहीं पाई कितना बुरा लगता था मुझे जब तुम अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह काम करती थी, और फिर उसके बाद किसी दूसरे मर्द के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा था। सानवी का वजूद धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। वो खुले शब्दों में उससे अपनी इजहार इश्क की दास्तान सुना रहा था। चलो उठो, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। इस बार वो बेहद मोहब्बत से बोला। सानवी उससे दूर हुई और बोली, हरगिज नहीं, जब तक मेरे भाई मुझे माफ़ नहीं करेंगे इस बारे में सोचना भी मत। वो उसे वॉर्न करती हुई बोली। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाऊंगा और सुनील की सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब और सब्र नहीं करना मेरे अंदर, अब और सब्र नहीं है। आज ही रात तुम मेरे कमरे में आओगी। वो जुनून भरे शब्दों में कहता उसके माथे को अपने होठों से छू गया और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि सानवी वहीं बैठी रह गई। क्या था ये इंसान? उसने आज से पहले इतना पागल इंसान कभी नहीं देखा था। वो सच में उससे मोहब्बत करता था। उसकी आंखों के सामने हर एक मंजर घूम गया जब वो सानवी को लेकर खतरनाक हद तक पजेसिव होता था। यूनिवर्सिटी से उसे पूरे हक से अपने साथ लेकर जाना, पूरा हक जताना, उसे काम करने से मना करना, और कितने हक से शॉपिंग मॉल से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालना। वो उस पर अपना हक जताता रहा। वो बताता रहा कि सानवी उसकी बीवी है। ये सब सोचते सोचते सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सिर्फ सुनील के रवैये ने तकलीफ पहुंचाई थी। वो दोनों छोटे से आंगन में आमने सामने बैठे थे और सुनील उसे गुस्से से घूर रहा था। बहुत मुश्किल से उसने सुनील को 2 मिनट बात करने के लिए मनाया था, और अब ध्रुव सुनील को सारी बात बता चुका था। इतना गुस्सा, इतना जुनून तुम्हारे अंदर कब से आ गया ध्रुव? सुनील हैरानी से पूछ रहा था, और ध्रुव एक खिसियानी सी हंसी हंस दिया। तो क्या करता मैं? उसकी बात ही ऐसी दिल पर लगी थी। मुझे गुस्सा बहुत आया था, बस तभी सोच लिया कि अभी इसी वक्त इसे अपनी बीवी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उस पर अपना हक जताना था। तुमने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया, सुनील दांत पीसकर बोला। तुम जो कुछ कह रहे हो वो भी गलत ही है। चलो उठो अभी और इससे जाकर बात करो। बताओ कि तुम्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि वो संतुष्ट होकर खुद को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सके। सुनील को गुस्से से देखते हुए ध्रुव उठकर खड़ा हुआ। सुनील गुस्से से बोला, मैं नहीं जाऊंगा।
उसने अपना बाजू छुड़ाया। आखिर उसे भी तो मौका मिला था नखरे दिखाने का, तो वो ध्रुव को नखरे दिखाने से पीछे कैसे रहता? तुम चल रहे हो या फिर मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं? ध्रुव ने आंखें दिखाते हुए कहा। सुनील ने मना किया, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती उसे अपने साथ सिंघानिया हाउस में ले आया। वो दोनों एक साथ कमरे में आगे पीछे दाखिल हुए। वो अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। सुनील को देखते उसने हैरानी से आसपास देखा। क्या वो सच में अपने भाई को देख रही थी? उसे यकीन न आया। भाई, उसकी भीगी हुई आवाज़ निकली कि सुनील ने गुस्से से ध्रुव को देखा, जिसकी वजह से आज उसकी बहन रो रही थी। वो उसके पास आया। वो जल्दी से बेड से उठी, भागती हुई सुनील के सीने से लिपट गई। मेरा विश्वास करें भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं क्या करती? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके सीने से लगी रोते हुए बता रही थी कि सुनील ने एकदम अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर ध्रुव अपनी मोहब्बत का यकीन न दिलाया होता तो कभी भी वो यहाँ न आता और न यहाँ अपनी बहन को रहने देता। मगर ध्रुव उसका दोस्त था। वो दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे और वो जानता था ध्रुव जिस चीज़ को पसंद कर ले फिर उसे कितने प्यार से रखता है। परेशान मत हो सानवी, मुझे ये सारी बातें बता चुका है। तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस से इस नालायक को नहीं छोड़ूंगा। वो ध्रुव को देखते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला था कि ध्रुव मुस्कुरा दिया। कितनी ही देर वो अपनी बहन को तसल्ली देता रहा कि अब उसे सानवी से कोई शिकायत नहीं है। अब तो तुम्हारा भाई राजी हो गया ना? चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, ध्रुव ने सानवी का हाथ पकड़कर कहा। इससे पहले सानवी कुछ कहती, सुनील ने रास्ते में ही उसका हाथ झटक दिया और सानवी से उसे दूर कर दिया। ऐसे नहीं ध्रुव, मेरे घर आना होगा बारात के साथ। मेरी बहन को इज्जत से विदा करा कर ले जाना, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे साथ इसे भेजूंगा। सुनील की बात सुनते ध्रुव की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर गुस्सा उतर आया। यानी तुम मुझे मेरी बीबी से दूर रखोगे? सुनील को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूरते हुए उसने कहा और सुनील ने आराम से सर हाँ में हिला दिया। मगर ध्रुव वो इंसान नहीं था जो सुनील की कोई बात सुन ले। हरगिज नहीं, ये मेरी बीबी है और अब मैं इसे एक और मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं रखूँगा। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। सुनील से भी ऊंचे शब्दों में चीखता जल्दी से सानवी का हाथ पकड़ गया। सानवी घबराई। ध्रुव, शादी का कोई तरीका होता है यार, सुनील दांत पीसकर बोला। फिक्र मत करो, अगले हफ्ते ही मैं ग्रैंड रिसेप्शन दूंगा और सानवी का अपनी बीवी की हैसियत से सारे शहर में इंट्रोडक्शन कराऊंगा। लेकिन तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ये मेरे साथ अभी इसी वक्त जाएगी। वो बिना सुनील की कोई बात सुने सानवी को अपने साथ लिए कमरे में चल पड़ा और सानवी ने बेबसी से पलटते सुनील को देखा, जो बस जमीन पर देखते हुए नम नजर आया। लेकिन एक बोझ था जो उसके सीने से उतर गया था। वो बाकी सानवी को लेकर ध्रुव के अलावा किसी दूसरे इंसान पर भरोसा कर ही नहीं सकता था। ये आपने अच्छा नहीं किया, छोड़िए मुझे। वो अभी उसे अपना आप छुड़वा रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, वो मोहब्बत से कहता कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद किया, उसे अपने साथ लगा लिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे इंसान हैं, मुझसे दूर हटिए, सानवी सख्त शब्दों में बोली। मगर ध्रुव की पकड़ उसके आसपास मजबूत थी। ओके, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सिर्फ 4 से 5 शब्द उसने बोले थे कि सानवी सहम गई। उसके शब्दों में हर तरह का पछतावा था। मैं तुमसे पागलों की हद तक इश्क करता हूँ सानवी, सिर्फ एक मौका दो मुझे ये साबित करने के लिए कि मैं अपनी हर पिछली गलती की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो उसे बेड पर बिठाते उसके सामने बैठा था कि सानवी खामोशी से देखती रही। कुछ तो बोलो। वो जब कुछ न बोली तो ध्रुव ने बेबसी से कहा, क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने एक सवाल पूछा कि ध्रुव के होंठ मुस्कुरा उठे। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ, जुनून की हद तक। उसके दोनों हाथ होंठों से लगाकर बोला कि सानवी की आंखें नम हुईं। सच तो ये था कि वो खुद भी कहीं अंदर ही अंदर इस इंसान को पसंद करने लगी थी, मगर बस कभी कहने का हौसला ना हो सका। उसने गहरी सांस ली, अपने सारे आंसू पोंछ डाले। उसका भाई राजी हो गया था, बस उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुश थी। वो उसे नौकरों की तरह काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर उसे किस तरह पलकों पर बिठाकर रखेगा, ये सानवी को अच्छी तरह अंदाजा था। बोलो, अब तो मेरे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारोगी ना? वो उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर पूछ रहा था। तो सानवी ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। कोशिश करूँगी, वो सिर्फ इतना ही बोली थी और उसके ये शब्द ध्रुव को अंदर तक सुकून दे गए थे। वो खुलकर मुस्कुराया था। लाइट बंद करता वो उसे अपनी आगोश में समेट गया। इस बार सानवी के होठों पर मदहोश सिसकियाँ जरूर थीं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो खुद भी ध्रुव की संगत में डूबने लगी थी।
बेशक उसकी शादी करने का तरीका गलत था, मगर सानवी के लिए उसका जुनून सच्चा था। वो उसके लिए पागल था, ये तो सब लोग देख ही चुके थे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक कमेंट करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं अगली कहानी में।